हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन जजमेंट एट अ टाइम। तो आज की इस वीडियो में हम 2020 का एक बेहद इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करने जा रहे हैं। इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, मतलब कि 5 जजेस ने इस केस का जजमेंट दिया था। ये केस है सुशीला अग्रवाल एंड अदर्स वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अनदर्स। ये केस एंटीसिपेटरी बेल से रिलेटेड है, जो कि हमारे सीआरपीसी में सेक्शन 438 में बताया गया है। डिफाइंड नहीं है, एंटीसिपेटरी बेल सीआरपीसी में कहीं भी डिफाइंड नहीं है, बट हाँ, उनसे रिलेटेड जो प्रोविजन है वो है हमारा सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी। अब इसमें जो 5 जजेस थे वो थे जस्टिस एम.आर. शाह, जस्टिस एस. रविंद्र भट्ट, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस विनीत सरन। ये केस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसने एक 1980 का जो जजमेंट था, श्री गुरबख्श सिंह सिबिया एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उसको वापस से रीइटरेट किया और साथ साथ में 2 जजमेंट्स को ओवर रूल किया, जिसमें पहला था सलाउद्दीन अब्दुल सहमद शेख वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो कि 1996 का था जजमेंट, और दूसरा था सिद्धाराम सांतिगल्पा मेत्रे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर्स, जो कि 2011 का था। हाँ, सीधाराम का जो केस था उसको पूर्णतः ओवर रूल नहीं किया गया और सिर्फ किसी एक्सटेंट तक ही ओवर रूल किया गया। तो आज के इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे सीआरपीसी के प्रोविजन और एंटीसिपेटरी बेल से। तो हमारा जो चैप्टर 33 है सीआरपीसी 1973 का, वो बेल से रिलेटेड सारे प्रोविजन से डील करता है। अब इसमें जो सेक्शन 438 है सीआरपीसी का, वो बात करता है एंटीसिपेटरी बेल से रिलेटेड। सेक्शन 438 ये बोलता है कि डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट, मतलब कि अगर कोई ऐसा इंसान जिसकी अरेस्ट हो सकती है, जो एप्रीहेंड कर रहा है, तो वो जब बेल की बात करेगा तो उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजन अप्लाई होगा वो सब इस सेक्शन में दिया गया है। तो जैसे कि आपको सुन के ही समझ में आ गया होगा कि ये प्री अरेस्ट वाला सेक्शन है, मतलब कि अभी तक आपकी अरेस्ट नहीं हुई है, आपको लग रहा है कि शायद आपको अरेस्ट किया जा सकता है और इस वजह से आप यहाँ पर बेल की मांग कर रहे हैं। तो अब ये तब होता है जब हमारी चार्ज शीट नहीं बनी है, क्योंकि जैसे ही चार्ज शीट बनेगी तो मतलब आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। पर अभी एफआईआर हुई है, एफआईआर में आपका नाम गया है और आपको लग रहा है आपको अरेस्ट किया जा सकता है और इस वजह से आप एंटीसिपेटरी बेल की मांग कर रहे हैं। तो ये हमारा एक प्रो लिबर्टी वाला सेक्शन है, मतलब कि जो ये प्रोविजन है ये प्रो लिबर्टी है। ये बात करता है कि किसी भी इंसान को ज़बरदस्ती जेल में नहीं डालना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पर एक प्रोविजन हमें दिया जा रहा है कि अगर आपको लगता है आपकी अरेस्ट हो सकती है तो आप एंटीसिपेटरी बेल की मांग कर लीजिए। अब इस सेक्शन में बताया गया है कि 2 ही कोर्ट्स हैं जो एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर सकते हैं, या तो हाई कोर्ट होगा या फिर कोर्ट ऑफ सेशन होगा। तो ऑफकोर्स हाई कोर्ट ऊपर है हायरार्की में और कोर्ट ऑफ सेशन नीचे आता है। तो हमारा एक केस है जगन्नाथ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1981 का। इसमें यह बताया गया था कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन में आपने एंटीसिपेटरी बेल की मांग करी है और उसको फिर डिनाई कर दिया गया है, तो आप वापस सिमिलर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट के भी सामने। पर हाँ, 1988 में देविका दास रघुनायक वर्सेस द स्टेट के नाम से एक जो केस था, उसमें ये बोला गया कि अगर सबसे पहले ही आपने एप्लीकेशन हाई कोर्ट में कर दी है और हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, तो आप फिर नीचे जाके कोर्ट ऑफ सेशन के सामने अप्रोच नहीं कर सकते। तो मतलब यहाँ पर भी हायरार्की मेंटेन होगी, ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट के बाद फिर आप सेशन कोर्ट पे जा रहे हो। तो हाँ, तो ये सेक्शन ये बताता है कि ये दोनों ही जो कोर्ट्स हैं, सिर्फ यही हमें एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर सकते हैं। तो अब एंटीसिपेटरी बेल से रिलेटेड जो हमारी लॉ कमीशन रिपोर्ट काफ़ी फेमस है, वो है 41st लॉ कमीशन रिपोर्ट। अब ऐसा इसलिए क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल जो टर्म है ये सबसे पहले इसी लॉ कमीशन रिपोर्ट में ही यूज़ हुआ था। हमारी सीआरपीसी तो एंटीसिपेटरी बेल की बात करती नहीं है, वो एंटीसिपेटरी बेल टर्म यूज़ नहीं करती है, यूज़ करती है कि एप्रीहेंडिंग दी अरेस्ट। तो इस वजह से जो एंटीसिपेटरी बेल का टर्म है ये सबसे पहले 41st लॉ कमीशन रिपोर्ट में आया था। तो अगर कहीं भी एंटीसिपेटरी बेल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो वहाँ पर आपको 41st लॉ कमीशन रिपोर्ट पे टिक लगाना है। तो जब एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन आया और 41st लॉ कमीशन की वजह से भी इसको हमें प्रो लिबर्टी मान लिया गया, तो हमारे श्री गुरबख्श सिंह सिबिया का जो केस था 1980 का, उसमें ये बोला गया कि जो हमारा सेक्शन 438 है, इसको आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रीड करना चाहिए, क्योंकि ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड है। अब जब ऐसी बात बोल दी गई तो उसके बाद के जो सारे केसेस आए उन सब में ये माना गया और लगा मजिस्ट्रेट्स वगैरह को कि ये काफ़ी रेयर तरीके से इसको यूज़ करना है, हमें हर किसी केस में एंटीसिपेटरी बेल नहीं ग्रांट कर देनी है। तो
काफ़ी रेयर तरीके से इसका यूज़ होने लग गया। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि हमारा जो 1996 का जो एक जजमेंट था अब्दुल समद शेख का, जिसको अभी प्रेजेंट वाले केस में ओवर रूल भी किया गया है, उसने क्या किया था कि उसने 438 का जो स्कोप था उसको और रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। तभी जाके 2011 में जो सीधाराम सतलिंगम्पा मेत्रे का जो केस आया, उसमें उन्होंने ये कह दिया कि एंटीसिपेटरी बेल पे कोई भी कंडीशन इम्पोज नहीं की जाएगी, और ये हमें बिल्कुल रेयरेस्ट ऑफ रेयर की तरह इसको ट्रीट नहीं करना है। इसको हम जब चाहें, जब भी लगे किसी को भी, किसी भी जज को, तो उस टाइम पे हम एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये बात नोट करने वाली है कि ये जो हमारा एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविज़न है, ये कोई रूल नहीं है, ये जजेस के ऊपर है। तो मतलब कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि क्योंकि प्रोविज़न दिया गया है तो आपको एंटीसिपेटरी बेल देनी ही पड़ेगी। नहीं, जजेस और मजिस्ट्रेट जो हमारे होंगे वो देखेंगे, केस को देखेंगे, फैक्ट्स को देखेंगे और उस हिसाब से आपको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करेंगे। तो अब इसके बाद, क्योंकि जो हमारा मेत्रे केस था 2011 का, उसमें इन लोगों ने कोई भी बैन नहीं लगाया। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, सब कुछ आपको बिल्कुल इसको रेयरेस्ट की तरह ट्रीट नहीं करना है और कोई भी हम इस पर कंडीशंस इम्पोज नहीं करेंगे और आपको एंटीसिपेटरी बेल मिलनी चाहिए। तो अब जो हमारा सुशीला अग्रवाल का जो प्रेजेंट केस है अभी 2020 का, इसमें यही डिटरमाइन हुआ कि क्या एंटीसिपेटरी बेल पे हमें कोई भी कंडीशन इम्पोज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो हमें क्या बैलेंस मेंटेन करना चाहिए एंटीसिपेटरी बेल और उस पर लगने वाली कंडीशंस के बीच में। तो अब चलते हैं हम अपने प्रेजेंट केस की तरफ। तो हमारे प्रेजेंट केस में जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस एस. रविंद्र भट्ट, इन दोनों ने सेपरेट जजमेंट दिए थे, पर हाँ, ये दोनों एक दूसरे के साथ अग्री कर रहे थे। और सिमिलरली जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस इंदिरा बैनर्जी और जस्टिस वीरेंद्र सरन, इन तीनों ने साथ में दोनों के साथ कंकर किया और एक ही कंक्लूजन पे निकले। सो बेसिकली 5-0 की मेजॉरिटी से ये केस डिसाइड हुआ था। पर हाँ, 3 अलग अलग जजमेंट थे, क्योंकि पहला मिस्टर शाह की तरफ से, दूसरा एस. रविंद्र भट्ट की तरफ से और तीसरा बाकी 3 जो जजेस थे उन्होंने मिल के कंक्लूजन दिया था। तो इस केस में 2 मेन इश्यूज थे। पहला इशू ये था कि अगर हम सेक्शन 438 के तहत, सीआरपीसी के सेक्शन के तहत किसी को भी प्रोटेक्शन ग्रांट कर रहे हैं, मतलब कि एंटीसिपेटरी बेल दे रहे हैं, तो क्या वो एक फिक्स्ड पीरियड के लिए ही होगा? मतलब कि जब वो टाइम खत्म हो जाएगा तो इंसान को अपने आप को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करना पड़ेगा और बेल सीक करनी पड़ेगी। तो अब इस चीज़ पे कोर्ट ने ये बोला कि जो सेक्शन 438 के तहत जो एंटीसिपेटरी बेल हम देते हैं, वो किसी भी रेस्ट्रिक्शन उस पर नहीं लगाई जा सकती है। तो हम रेस्ट्रिक्शन ऑन टाइम की जो बात है वो नहीं दे सकते। कोर्ट ने बोला कि सेक्शन 438 में ऑलरेडी उसका जो क्लॉज 2 है उसमें कंडीशंस बताई जा चुकी हैं, तो उसकी जो नॉर्मल कंडीशंस हैं सिर्फ वही इम्पोज होंगी। तो हमारा सेक्शन 438 क्लॉज 2 4 कंडीशंस ले डाउन करता है। पहली ये कि अगर किसी भी इंटेरोगेशन के लिए कोई भी पुलिस ऑफिसर बोलता है कि अक्यूज्ड को प्रेजेंट होना होगा, तो फिर अक्यूज्ड को अपने आप को अवेलेबल करना होगा इस चीज़ के लिए। दूसरा ये कि अक्यूज्ड डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कोई भी ऐसे इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस वाली चीज़ नहीं करेगा उस इंसान के साथ जो कि इस केस से रिलेटेड है। मतलब कि वो किसी भी एविडेंस से टैम्पर नहीं करेगा, या कोई भी इंसान जो विटनेस का रोल प्ले कर सकता है उसके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं करेगा। और तीसरी कंडीशन ये कि वो जो भी इंसान है वो इंडिया को लीव नहीं करेगा विदाउट टेकिंग द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट। और चौथी कंडीशन ये है कि जो हमारे नॉर्मल बेल का प्रोविजन जो है सेक्शन 437, उसका सबसेक्शन 3 में कुछ बेसिक कंडीशंस बताई गई हैं, तो उन कंडीशंस को भी फॉलो करना चाहिए। अब सेक्शन 437 क्लॉज 3 की भी कंडीशंस यही है कि अगर उसने कोई बॉन्ड एग्जीक्यूट किया है किसी भी अक्यूज्ड ने बेल से रिलेटेड, तो उस बॉन्ड को उसे उसी हिसाब से उसकी जो कंडीशंस है उनको करना चाहिए। दूसरा ये कि उसको सिमिलर टाइप का कोई और ऑफेंस कमिट नहीं करना चाहिए जिस ऑफेंस पे उसको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करी गई है। और तीसरा ये कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। तो कोर्ट ने यही बोला कि जो ऑलरेडी इन दोनों प्रोविजंस में कंडीशंस ले डाउन की गई हैं, सिर्फ उन्हीं कंडीशंस को रेस्ट्रिक्शन की तरह आप इम्पोज कर सकते हो। उनके अलावा टाइम से रिलेटेड या फिर फिक्स्ड पीरियड से रिलेटेड आप कोई और रेस्ट्रिक्शंस या कंडीशन इम्पोज नहीं कर सकते। हाँ, पर कोर्ट ने ये ज़रूर ले डाउन किया कि अगर ऐसे स्पेसिफिक फैक्ट या फीचर होंगे किसी भी ऑफेंस से रिलेटेड, तो तब ये कोर्ट के लिए ओपन है कि वो तब एप्रोप्रिएट कंडीशन ले सकते हैं और एक फिक्स्ड नेचर की रिलीफ दे सकते हैं। पर हाँ, ये एक रोज़ का या फिर हर एक एंटीसिपेटरी बेल में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ स्पेसिफिक केसेस में ही होना चाहिए और तब हम जजेस के ऊपर ये छोड़ेंगे कि वो उस केस को एनालाइज करें और उसी हिसाब से उस पर जजमेंट दें।
अब दूसरा क्वेश्चन जो था वो ये था कि जो एंटिसिपेटरी बेल है तो उसका एंड टाइम क्या है। क्या जब हम अक्यूज्ड को समन करते हैं कोर्ट के सामने, क्या तब वो एंटिसिपेटरी बेल खत्म हो जाती है, या फिर कब तक, आखिर क्या है ड्यूरेशन या लाइफ ऑफ एंटिसिपेटरी बेल। तो इस पे कोर्ट ने ये बोला कि जो लाइफ या ड्यूरेशन है वो नॉर्मली एंड नहीं होती है जब आप एक अक्यूज्ड को कोर्ट के सामने समन करते हो या फिर जब चार्जेस फ्रेम होती है। सो बेसिकली जो लाइफ और ड्यूरेशन है वो चलती रहती है टू द एंड ऑफ ट्रायल। जब ट्रायल खत्म होता है तब द लाइफ और ड्यूरेशन ऑफ एन एंटिसिपेटरी बेल एंड्स। तो इस इशू पे कोर्ट ने यही कहा कि लाइफ और जो ड्यूरेशन है एंटिसिपेटरी बेल की वो ट्रायल के एंड तक चलेगी। पर हाँ, अगेन अगर कोई स्पेशल या फिर पेक्यूलियर फीचर है किसी भी केस का तो कोर्ट जो एंटिसिपेटरी बेल की जो टेन्योर है उसको लिमिट कर सकती है। पर हाँ, वो सिर्फ स्पेसिफिक केसेस में होगा, हर केस में नहीं होगा। अब इन दोनों इश्यूज़ के अलावा कोर्ट ने और भी बहुत सारी चीज़ें बोली। तो सबसे पहले कोर्ट ने यही कहा कि जो हमारा गुरबख्श सिंह सिबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो 1980 का जजमेंट था उसमें जो बातें बोली गई हैं वो एकदम सही है, और उस केस को वापस से कोर्ट ने रीइटरेट किया। कोर्ट ने कहा कि जब भी कोई एक इंसान एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट की बात करता है और कहता है कि उसको हम एंटिसिपेटरी बेल दें तो उसको कॉन्क्रीट फैक्ट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। सिर्फ वेग या जनरल एलिगेशंस नहीं चलेंगी कि उन्हें डर है कि उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब वो दिखाएगा कि हाँ भाई एफआईआर हुई है, हाँ उसका ऐसे कुछ है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिस वजह से उसे लगता है कि यहाँ पर सीरियसनेस है, इस मैटर में ग्रेविटी है, और जब ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी सिर्फ तभी ही हमें एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करेंगे। यहाँ पर कोर्ट ने रीइटरेट किया कि जैसा कि गुरबख्श सिंह सिबिया में बोला गया था कि सिर्फ एफआईआर फाइल होना यही एक एसेंशियल नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि एफआईआर फाइल नहीं हुई है लेकिन इंसान को लग रहा है कि एफआईआर फाइल हो जाएगी कुछ टाइम में, या फिर और भी जो मैटर है उसमें और भी काफ़ी ज़्यादा सीरियसनेस है और ग्रेविटी है। तो एज लॉन्ग एज जो फैक्ट्स है वो क्लियर होंगे और एक रीजनेबल बेसिस बनाया जा सकता है कि हाँ अरेस्ट हो सकती है, फिर चाहे एफआईआर फाइल हुई हो या नहीं हुई हो, कोर्ट उस टाइम पे ग्रेविटी और सीरियसनेस को देखते हुए एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर सकती है। यहाँ पर कोर्ट ने एक और बात की क्लैरिटी प्रोवाइड करी कि एंटिसिपेटरी बेल को एक ब्लैंकेट की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। मतलब कि अगर किसी इंसान को एंटिसिपेटरी बेल मिल गई है तो उसको कभी अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ये सोचना गलत है। कोर्ट ने कहा कि हाँ, जो एंटिसिपेटरी बेल का टेन्योर होता है या जो ड्यूरेशन होती है वो टू द एंड ऑफ द ट्रायल चलती है, पर अगर बीच में जो हमने कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस बताए हैं सेक्शन 437 क्लॉज 3 और सेक्शन 438 क्लॉज 2 के तहत, अगर उसमें से किसी में भी कोई भी चेंजेस दिखाई देते हैं तो हम उस टाइम पे उनको अरेस्ट कर सकते हैं। तो इसको हम एक ब्लैंकेट की तरह नहीं मानेंगे। साथ साथ में कोर्ट ने ये भी कहा कि एंटिसिपेटरी बेल का मतलब ये नहीं है कि जो पुलिस है या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो अपने राइट्स या ड्यूटीज़ को अच्छे से नहीं निभा पाए। तो एंटिसिपेटरी बेल किसी भी तरीके से उनकी राइट या ड्यूटीज़ को रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। अगर पुलिस या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को किसी टाइम पे इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे ऐसा लगता है कि हाँ शायद उनको अरेस्ट करने की ज़रूरत है या उन्होंने इन कंडीशंस को फॉलो नहीं किया है, तो उस टाइम पे इंसान को अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर कोर्ट ने जो हमारा सिबिया वाला जो जजमेंट था उसमें लिमिटेड कस्टडी या फिर डीम्ड कस्टडी से रिलेटेड जो भी ऑब्जर्वेशंस किए गए थे उन्हें भी अपहोल्ड किया। अब लिमिटेड कस्टडी या फिर डीम्ड कस्टडी का जो कॉन्सेप्ट है वो इस केस में इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब हम सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करेंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा 1872 का, तो उस सेक्शन 27 में बताया गया है कि कब कोई एक इन्फॉर्मेशन जो हमें अक्यूज्ड से ही मिली है उसको प्रूव कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए एक सिनेरियो लेते हैं कि कोई एक अक्यूज्ड था जिसको एंटिसिपेटरी बेल प्रोवाइड कर दी गई। अब वो एंटिसिपेटरी बेल पे है, मतलब कि वो पुलिस की कस्टडी में नहीं है, और अब वो आके पुलिस को बताता है कि देखिए यहाँ पर ऐसा ऐसा आपको कुछ मिलेगा जिससे कि जो आप मेरे खिलाफ यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली वो एक कन्फेशन टाइप करता है या पुलिस के सामने आके अपना गुनाह कबूल करता है या कुछ भी बताता है कि वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपको नाइफ मिल जाएगा या ऐसा कुछ मिल जाएगा जिससे आप इनक्रिमिनेट कर सकते हैं मुझे। अब जब अक्यूज़ ने ये सारी चीज़ें बताई पर वो एंटिसिपेटरी बेल में है, तो उस टाइप की जो सारी चीज़ें बताई जाती हैं, जो इन्फॉर्मेशन एक अक्यूज्ड देता है एक पुलिस ऑफिसर को, उसको हम प्रूव करते हैं सेक्शन 27 के तहत। क्योंकि सेक्शन 27 ये बोलता है कि जब कोई भी एक फैक्ट है या इन्फॉर्मेशन है जो एक अक्यूज्ड ने पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में जब वो है और तब उसने जो बताया है, वेदर इट अमाउंट्स टू कन्फेशन और नॉट, चाहे कन्फेशन हो चाहे ना हो, उसको प्रूव किया जा सकता है।
अब पर यहाँ पर लिखा हुआ है इन दी कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर, और अगर हम एंटीसिपेटरी बेल की बात करते हैं तो इंसान कस्टडी में तो नहीं है, और इस वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती थी कि अगर कोई इंसान जो बेल पे है, एंटीसिपेटरी बेल पे है, और फिर वो जाके कोई इन्फॉर्मेशन देता है एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जिसकी वजह से किसी फैक्ट की डिस्कवरी हो जाती है, तो तब क्या हम उस इंसान को अरेस्ट कर सकते हैं या नहीं, या फिर इस पर्टिकुलर केस में उस चीज़ को, उस इन्फॉर्मेशन को उसके खिलाफ यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो अब इसमें दूसरी साइड से आर्ग्यूमेंट यही आता है कि जब जो हमारा सेक्शन 27 है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि इन दी कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर, जब हमारा अक्यूज्ड कस्टडी में है ही नहीं तो आप उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर ही नहीं सकते। तो जो हमारा सिबिया का जो जजमेंट है 1980 का, उसमें यही बोला गया कि यहाँ पर अगर कोई एंटीसिपेटरी बेल का जो इंसान है वो आके कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है जिससे एक डिस्कवरी हो रही है तो उसको यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि हम ये अज्यूम करेंगे कि यहाँ पर डीम्ड कस्टडी है, डीम्ड कस्टडी या फिर लिमिटेड कस्टडी। तो इसका मतलब यही है कि ऐसी सिचुएशंस में हम सेक्शन 27 को अपहोल्ड करने के लिए, उसके टर्म्स को कंप्लाई करने के लिए डीम्ड कस्टडी का जो कॉन्सेप्ट है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो हमारे प्रेजेंट केस में, सुशीला अग्रवाल केस में भी कोर्ट ने यही बोला कि जब भी एंटीसिपेटरी बेल दी जाएगी और उसके बाद अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन बनती है तो हम लिमिटेड कस्टडी या फिर डीम्ड कस्टडी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं या फिर जो सीन है उसको हम यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। सो बेसिकली अगर कोई एंटीसिपेटरी बेल पे जो अक्यूज्ड है और फिर वो अगर आके कोई इन्फॉर्मेशन बताता है किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, तो उस इन्फॉर्मेशन की वजह से अगर कोई डिस्कवरी ऑफ फैक्ट होता है तो उस फैक्ट को हम प्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट में, मतलब पुलिस प्रेजेंट कर सकती है और उसके बेसिस पे आर्ग्यू भी कर सकती है क्योंकि वहाँ पर डीम्ड कस्टडी मान ली जाएगी। अब इसके साथ साथ अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स में कोर्ट ने ये भी बोला कि जो हमारा सीधाराम मैत्रे का जो जजमेंट है, उस जजमेंट को और उसकी तरीके के ही जो सारे सिमिलर जजमेंट्स हैं जिन्होंने ये ले डाउन किया कि कोई भी रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस इम्पोज नहीं हो सकती है जब भी हम एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करेंगे, तो उस चीज़ को हम ओवर रूल कर रहे हैं। पर हाँ, कोर्ट ने मैत्रे के जजमेंट को कम्प्लीटली ओवर रूल नहीं किया, सिर्फ इसी एक्सटेंट पे ओवर रूल किया कि जहाँ पर भी उस जजमेंट में ये बात हो रही है कि हम कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते एंटीसिपेटरी बेल पे, तो उस पार्ट को ओवर रूल कर दिया जाएगा। अब कोर्ट ने पूरे ही केस को ओवर रूल इसलिए नहीं किया क्योंकि जो हमारा 2011 का ये मैत्रे का जजमेंट है, इस जजमेंट ने ये भी बताया था कि जो सेक्शन 438 है CRPC का, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेक्शन नहीं है, क्योंकि इसके पहले इसको काफ़ी रेयर तरीके से यूज़ किया जा रहा था। तो हमारे इस जजमेंट ने ये क्लैरिटी भी प्रोवाइड करी थी कि इसको हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं और सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर रेयर केसेस में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे प्रेजेंट केस में उस पार्ट को, इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और रेयर पार्ट को अपहोल्ड किया कि हाँ, ऐसा कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसको हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं, ये कोई रेयर केसेस में ही यूज़ नहीं करना है। पर हाँ, जो इसमें बोला गया था कि इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी, उस पार्ट को कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया। इसके साथ साथ ही कोर्ट ने सलाउद्दीन अब्दुल शमाद शेख वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो कि हमारा 1996 का जो जजमेंट था, इस जजमेंट को ओवर रूल कर दिया क्योंकि इस जजमेंट में काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी और कंडीशंस इम्पोज करी गई थी एंटीसिपेटरी बेल को लेके, और जो ऑलरेडी हमारे प्रोविजंस में दिए गए हैं उसके अलग थी। तो कोर्ट ने, क्योंकि हमारे प्रेजेंट केस में बोला है कि सिर्फ ऑलरेडी जो प्रोविजंस में दिए गए हैं कंडीशंस वही लगेंगी, तो इस वजह से इस पर्टिकुलर केस को ओवर रूल कर दिया गया। इसके साथ साथ ही इसके बाद बहुत सारे डिफरेंट केसेस आए थे जो कि आपके स्क्रीन पे विजिबल होंगे, जैसे कि KL वर्मा एंड स्टेट वर्सेस अदर्स, सुनीता देवी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स वगैरह वगैरह। तो इन सारे केसेस को भी कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया क्योंकि कोर्ट ने कहा कि ये सारे भी जो केसेस हैं ये काफ़ी ही रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस ले डाउन कर रहे हैं एंटीसिपेटरी बेल के रिगार्ड में, तो इस वजह से इन सबको भी यहाँ पर ओवर रूल किया जा रहा है। तो फाइनली इस केस में कोर्ट ने यही कहा कि एंटीसिपेटरी बेल के टाइम या ड्यूरेशन को लेकर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती है, उसका ड्यूरेशन थ्रू आउट द एंड ऑफ द ट्रायल तक चलेगा। पर हाँ, स्पेशल केसेस में जज फैक्ट्स को देखते हुए कंडीशन इम्पोज कर सकता है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।